नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा प्रबंधन में खुद मोर्चे पर उतरे धामी। चारों धामों के कपाट खुलने पर मौजूद रहने वाले बने पहले सीएम। उत्तराखंड को बड़ी सौगात, प्रदेश को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस रिंक। सीएम धामी और खेल मंत्री ने किया लोकार्पण। केदारनाथ यात्रा से महिलाओं को मिला रोजगार। 150 महिला स्वयं सहायता समूह तैयार कर रहे स्थानीय उत्पाद, खूब हो रही बिक्री। प्रदेश के 8 शहरों में बनेंगी 23 खेल अकादमी, लागू होगा स्पोर्ट्स लेगेसी। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार स्पोर्ट्स लेगेसी करेगी लागू। दून की नदी नालों में कूड़ा फेंका तो कटेगा चालान। निगम ने शहर भर में शुरू किया अभियान। उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। देहरादून के मालदेवता में पिकनिक मनाने गए लोग टापू पर फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश से अहम जानकारी, जहां मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे किसानों से संवाद। आईडीपीएल ग्राउंड ऋषिकेश में संवाद कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे शिवराज सिंह चौहान। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसानों से संवाद करेंगे। आईडीपीएल ग्राउंड ऋषिकेश में संवाद कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। आईडीपीएल ग्राउंड ऋषिकेश में संवाद कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं 2 जून को जल स्रोतों पर देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं अगले 5 दिनों तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। उत्तरकाशी चमोली में 6, 7, 8 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी चमोली में 6, 7, 8 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी को 8 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से डॉक्टर विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। उत्तरकाशी चमोली में 6, 7, 8 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। 6, 7, 8 मई को उत्तरकाशी चमोली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। और इसी के साथ रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, इससे पहले भी हमने देखा कि बारिश हुई है और अब आगे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर 6, 7 और 8 मई के लिए। शिव नारायण। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से अभी मौसम चेंज हो रहा है और बार बार जो मौसम विभाग है वो चेतावनी दे रहा है, बार बार अनुमान लगा रहा है कि जैसे अभी आप पिछले दिनों की बात करें तो 4 से 5 मई को भी काफी बारिश देखने को मिली थी। कई जिलों में बारिश मिली थी, जिससे कि एक सोंग नदी में बादल ही छट गया था और इसी को लेकर के उन्होंने कोई अलर्ट जारी कर दिया है कि ये पूरा अनुमान तो 14 मई तक बढ़ाया है, लेकिन जो सांसद साहब ने जो है ये अभी ज्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अगले 5 दिनों तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से डॉक्टर विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। 6, 7 और 8 मई को उत्तरकाशी चमोली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 जून को जल स्रोतों पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा दर्ज किया। ऋषिकेश में जलधारा पर अवैध निर्माण की जांच शुरू हुई। नदियों और जल स्रोतों पर अतिक्रमण पर सख्ती का सामना। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा दर्ज किया। ऋषिकेश में जलधारा पर अवैध निर्माण की जांच शुरू। नदियों और जल स्रोतों पर अतिक्रमण पर सख्ती का सामना। तो 2 जून को जल स्रोतों पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा दर्ज किया। ऋषिकेश में जलधारा पर अवैध निर्माण की जांच शुरू। नदियों और जल स्रोतों पर अतिक्रमण पर सख्ती का सामना। तो 2 जून को इस मामले पर सुनवाई होगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवनारायण जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 2 जून को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास, दर्शकों को बताएं। हाँ, जिस तरीके से धाराओं और नदियों पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर के जनिया याचिका कर्ताओं ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जलधाराओं का जो अतिक्रमण है बताइए, इसी के मामले को लेकर के कोर्ट ने सुनवाई की 2 जून तक समय लिया है। ये देहरादून और इसी केस का मामला है, जहाँ पर जलधाराओं और जल स्रोतों नदी अतिक्रमण किए जाने का मामला है। और यही मैं बात बता दूं कि इसी को लेकर के जो जल स्रोत और नदियों पर अतिक्रमण होता है, जैसे अभी सीजन चल रहा है बारिश का और मानसून का है, तो उससे पहले ही क्या होता है कि उसमें पूरा जल आ जाता है और उसमें बड़ी एक हानि देखने को मिलती है। इसी को लेकर के अतिक्रमण पर ये कोर्ट ने आदेश दिए हैं। नहीं, इसमें किए जा रहे थे और निर्माण के मामले में भी तलब किया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें 2 कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज कर लिए जो अतिक्रमणकारी हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि संबंधित थाने के जो एसएचओ हैं वो इस मामले को देखें और उन पर कार्रवाई करें और किसके आदेश बनवाने की वो करें। जी ठीक है, देखना होगा 2 जून को कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। शिवनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह हम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2 जून को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रिस्पना पुल स्थित एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल और दिल्ली से आए सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशाल सिंह ठाकुर, जिला गवर्नर, ने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य पूरे प्रदेश में सामाजिक कार्यों को निरंतर बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य, महिलाओं को प्रोत्साहित करने, लड़कियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, पर्यावरण की रक्षा करने, अंधेपन और दृष्टि देखभाल को समाप्त करने के साथ साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम करेंगे। आज हमारे जो एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल है, उसका ये डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट कैबिनेट मीट है। इस मीटिंग में हम सभी गतिविधियां जो मेंबर्स के साथ होती हैं उसको बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से हमको कार्य करना है। जैसे आपको बताया गया है कि हमारा जो एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल है वो लगभग 22 देशों में फैला हुआ है और इसके साथ ही हम पूरे इंडिया में हमारा कार्य चल रहा है। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ 4 धाम यात्रा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मृत्यु की घटनाओं के कारण जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने देहरादून में रुद्रप्रयाग पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि घोड़े खच्चरों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने और आवश्यक उपायों के लिए भारत सरकार से चिकित्सकों का दल रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच लगभग 16,000 घोड़े खच्चरों की स्क्रीनिंग की गई थी और निगेटिव पाए जाने के बाद भी उन्हें यात्रा में
शामिल होने की अनुमति दी गई थी। डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि अगले 24 घंटे तक घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक रहेगी और अस्वस्थ पशुओं को पृथक कर क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि कोई पशु मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। आज 6 घोड़ों खच्चरों की मृत्यु हुई। सो वो देखने के लिए कि क्या रीज़न रहा, उसको और आगे कैसा बचाया जा सकता है, इसलिए हम आज जैसा हमको न्यूज़ पता चला तुरंत हम यहाँ आनन फनन में आए सो दैट आगे इस जो भी अगर बीमारी है तो वो ना फैले। कल भारत सरकार से भी एक टीम आ रही है, वो भी टीम आके कि क्या कारण है, किस कारण की वजह से मृत्यु हो रही है, जाँचेंगे। उसको 1 महीने पहले इलेक्शन इक्वेन इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी होती है घोड़ों में, उसके लक्षण मिला है। सो मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बहुत सख्त निर्देश दिए कि अच्छी काम होना चाहिए। अप्रैल 4 तारीख को हमको सूचना मिली, अप्रैल 4 तारीख से हमने 30 तारीख तक लगभग 16,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग किया हमने। और अब खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन की शिकायतों के आधार पर श्रीनगर थाना क्षेत्र में दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इन चालकों द्वारा अपने वाहनों में मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर लगाकर पटाखे छोड़ने और ध्वनि प्रदूषण करने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद श्रीनगर पुलिस टीम ने अभियान चलाकर अब तक कुल 28 वाहनों को सीज किया है। इन वाहनों से मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर निकाले गए और रोड रोलर की मदद से उन्हें नष्ट कर दिया गया। पुलिस विभाग ने सुनिश्चित किया कि ऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जो हमारे रेट्रो साइलेंसर उनके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की शिकायत भी थी और साथ ही साथ लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त था कि जो इस तरह से रेट्रो साइलेंसर से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान के तौर पर इस पूरे अभियान को चलाया गया। साथ ही साथ जिसमें करीब 28 गाड़ियाँ हमने सीज की, उनके रेट्रो साइलेंसर जमा कराए और सबको आज नष्ट किया जा रहा है। ये अपील है कि रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग ना करें, इससे न्यूसेंस भी क्रिएट होता है, एक डर का माहौल भी क्रिएट होता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो आप सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से भी निवेदन है, विशेषकर युवा वर्ग से, कि वो रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग ना करें, अन्यथा प्रभावी कार्रवाई की जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार में स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजित हुआ, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हुई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी सुनील बंसल व मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल चुनावी व्यवस्था का सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र को ज्यादा सशक्त, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पिछले 11 सालों में भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी साख मजबूत की, बल्कि देश में ऐतिहासिक निर्णयों के साथ लोकतंत्र को नई मजबूती दी है। धारा 370 की समाप्ति, जीएसटी की ऐतिहासिक एकीकृत कर व्यवस्था, 3 तलाक पर रोक, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता और जैसे कानून को लागू करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम है। ये सभी निर्णय भारत को नई दिशा और गति देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में बार बार होने वाले चुनाव अब एक बोझ बन चुके हैं। हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे आचार संहिता लागू होती है और इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ता है। इससे योजनाएं रुक जाती हैं और प्रशासन निष्क्रिय हो जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से सरकारी संसाधनों का ज्यादा उपयोग होता है। शिक्षक, पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी बार बार चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं, जिससे उनके नियमित कार्यों पर
प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक की बचत होगी। हजारों करोड़ों की इस धनराशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी काम निश्चित समय पर पूरे होंगे। वहीं केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे तो नीतिगत समन्वय बेहतर होगा, कामों में बाधाएं नहीं आएंगी और योजनाओं का समयबद्ध काम संभव होगा। इससे सुशासन और पारदर्शिता को बल मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं ज्यादा सुचारू रूप से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो प्रवासी मतदाता भी अपने गृह राज्य जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी और जनता की सहभागिता से व्यवस्था ज्यादा जवाबदेह बनेगी। आवश्यकता है इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय किए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं। देश की आजादी के बाद देश को जिनकी आवश्यकता रही है, जिनकी जरूरत रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारी अनेक धनराशियां जो खर्च होती है, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीजें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होती है, मील का पत्थर साबित होगा। आज देश के अंदर इसका बड़ा अभियान चल रहा है, लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। देश एक चुनाव का जो सपना है, जो विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अगर उसकी जो तकनीकी कमियां हैं उनको सरकार दूर कर पाए, क्योंकि आज़ादी के बाद कई वर्षों तक जो है एक देश और एक चुनाव होता था, लेकिन बाद में कई कारणों से कई राज्य सरकारें गिर गई। उसके बाद जो है बहुत सी दिक्कतें आती हैं राज्यों में, इस कारण एक देश और एक चुनाव संभव नहीं हो पाया। अगर कहीं केंद्र सरकार को धारा 356 का प्रयोग करना पड़े, किसी कारण से किसी राज्य की सरकार गिर जाए, फिर क्या अगले आम चुनाव तक वहाँ चुनाव नहीं होंगे? ये चीजें हैं जिस पर आम राय बनाना जरूरी है, सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी जरूरी है। और क्या एक देश एक चुनाव व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी संभव है, सफल है, ये सोचे जाने की आवश्यकता है। विचार बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ्ट लोकसभा में पेश किया गया वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एक एक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फिलहाल इस कानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को क्या अधिकार बनता है कि वो राष्ट्र हित में अच्छा काम हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय चुनाव की बात अगर यदि देखा जाए तो आर्थिक रूप से तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस अभी देश की जो हालात हैं, जो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर हम बात करें या हमारे राज्यों की अवधारणा के रूप में बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी यहाँ भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। हर विधानसभा की अलग स्थितियाँ हैं, पंचायत की अलग है, नगर निगम की अलग है, लोकसभा की अलग है। तो हर आदमी अगर यदि एक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।